नमस्कार। समझ सुधारती है। आज हम शोध कार्य के अंतर्गत कार्यशाला के विषय में जानेंगे। एक शोधार्थी के लिए बहुत आवश्यक होता है कि ये वर्कशॉप क्या कहलाता है। तो शोधार्थी अपने पूरी शोध यात्रा में ये नियम होता है कि उसे वर्कशॉप कर शोध से संबंधित वर्कशॉप कार्यशाला करना है। वह कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करता है। शोध जिसे हम संगोष्ठी कहते हैं, शोध से संबंधित होती है, एकेडमिक होती है, वह उसके लिए अटेंड करना होती है। संपूर्ण शोध यात्रा हम अगर वर्तमान में जीसी के नियमों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उसे 2 वर्कशॉप, 2 संगोष्ठियां और कम से कम 2 रिसर्च पेपर। ये मैं कम से कम आंकड़ा बता रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपको यह आवश्यक होता है, जिसमें हम अगर देखें मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि कार्यशाला किसे कहते हैं। तो कार्यशाला को अगर देखें, वस्तुतः ये कौशल का क्षेत्र है, स्किल का क्षेत्र है, जहां अनुसंधानकर्ताओं से क्रियात्मक कार्य कराने के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया। कार्यशालाओं में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें शोधार्थी अपने शोध को व्यवहारिक पद्धति से किस प्रकार से उस पृष्ठभूमि पर लाता है, ये बात सिखाई जाती है कार्यशाला। और अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग होता है, उसके उपाय क्या क्या होते हैं और निष्कर्षों की जांच कैसी होती है और उन पर नियंत्रण कैसे कसा जा सकता है, हम अपने निष्कर्ष तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये प्रयोग किए जाते हैं कार्यशाला। और कुल मिलाकर के हम अगर समझे तो शोध यात्रा में कार्यशालाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी शोधार्थी है, वह शोधार्थी इस बात को जाने और समझे कि कार्यशाला हमें करना अनिवार्य है। हम लोगों ने अपनी शोध यात्रा में 21 दिवसीय प्रवासीय कार्यशाला हम लोगों को विश्वविद्यालय बाहर पहुंचाता था, डिपार्टमेंट कि वहाँ दूसरे विश्वविद्यालय में कार्यशाला होती है। 21 दिवसीय, चाहे व्याकरण से संबंधित अथवा भाषा से संबंधित हो, बस बशर्ते ये है कि आपके विषय से संबंधित, भाषा से, साहित्य से, पांडुलिपियों को पढ़ने के लिए किस प्रकार से हम पांडुलिपि पढ़ते हैं, तो उसकी कार्यशाला भी हम लोगों ने 21 दिनों की कार्यशालाएं दूसरे विश्वविद्यालयों में जाकर के की। खुद के विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंटल कोई कार्यशाला हुई तो वहां पर भी अटेंड शोधार्थी करते हैं। ये नियम है, आप लोगों को करना चाहिए। मैं ये परामर्श देता हूँ, जो शोधार्थी है वो भले ही किसी विश्वविद्यालय से शोध कार्य कर रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि नई शिक्षा नीति ने जो आप लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दिया है कि एमए के बेस में भी आप लोगों को रिसर्च का शोध का कार्य कराने के लिए प्रेरित करने का प्रयास नई शिक्षा नीति कर रही है, और उसमें पाठ्यक्रम में भी रखा है। निजी विश्वविद्यालयों में हम अगर देखें मध्य प्रदेश के, तो एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह एमए में एनईपी लागू होने के पूर्व से ही
इसमें एक सब्जेक्ट एमए में दोनों वर्षों में बतौर शोध कार्य के रखा है। प्रत्येक वर्ष एक प्रोजेक्ट विद्यार्थियों से लिया जाता है एमएबीएस का, और उनको रिसर्च करना सिखाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा कार्य है। एमएबीएस पर भी रिसर्च की कक्षाएं होती हैं और सिखाया जाता है कि रिसर्च किस प्रकार से की जाती है। अब हम मुख्य बात कर लें कार्यशाला की। कार्यशाला में हम अगर देखते हैं तो कार्यशाला में कौन कौन से तत्व आवश्यक पड़ेंगे, ये बात हमें जानना है। कौन कौन से तत्व इसमें आवश्यक पड़ेंगे कार्यशाला। तो मुख्य रूप से इसमें एक कन्वीनर होता है जिसको हम संचालक बोलते हैं, एक आयोजक होता है जिसको हम ऑर्गेनाइजर बोलते हैं, एक विषय विशेषज्ञ होता है जिसको हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट बोलते हैं, और पार्टिसिपेंट्स जिसको हम सहभागी बोलते हैं। ये चार भाग हैं, चार तत्व हैं, चार आवश्यक रूप से इन चार का होना कार्यशाला में अति आवश्यक है। कार्यशाला का उद्देश्य क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, तो हम देखें क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया में हम अगर देखते हैं तो कार्यशाला के प्रमुख उद्देश्यों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य, और तीसरा हम बांट सकते हैं मन क्रियात्मक उद्देश्य। तो शिक्षा प्रक्रिया के दो पक्ष प्रमुख माने जाते हैं, सिद्धांतिक और दूसरा व्यावहारिक। तो उच्च ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के विकास के लिए विचार गोष्ठी तथा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यशाला का प्रयोग क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान एवं अनुभव को एक दूसरे में बांटते हैं, वितरित करते हैं, हस्तांतरित करते हैं। ये कार्यशाला का मुख्य रूप से क्रियात्मक या मन क्रियात्मक जो उद्देश्य है, मूलभूत यही होता है कि कार्यशाला का प्रयोग जो है इसमें एक निश्चित विषय पर परिचर्चा होती है, निश्चित विषय पर विचार रखे जाते हैं, और विचार रखे ही नहीं जाते, उनका जो प्रायोगिक ज्ञान है वह प्रायोगिक ज्ञान उसमें वितरित किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है, एक दूसरे के अनुभवों आपस में बांटा जाता है। तो मुख्य रूप से हम ये जाने, अब हम देखते हैं जैसे इसमें हम अगर देखते हैं ये जो चूंकि वर्कशॉप शब्द जो प्रयोग किया गया है, एक्चुअल में ये वर्कशॉप इंजीनियरिंग का शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग शोध में भी किया जाता है। इसमें हम देखते हैं विधि का प्रयोग ज्ञानात्मक तथा उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कशॉप को अगर हम समझते हैं तो कठिन समस्याओं का समाधान ढूंढना ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। कठिन समस्याएं जो होती है उन समस्याओं को, जटिल समस्याओं को इसका समाधान कार्यशाला में खोजा जाता है। अनुसंधान के सामाजिक, दार्शनिक पक्षों का, परिस्थितियों का विस्तार से इसमें विवेचन किया जाता है और विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है, और समस्या के उद्देश्य एवं विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण भी इसमें किया जाता है कि सामूहिक रूप से इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने व उनके व्यवहारिक पक्ष के महत्व को समझना ये मूलभूत होता है। किसी भी प्रकरण को स्पष्टीकरण से समझा जाता है, उसके महत्व को समझा जाता है, और विशिष्ट व्यावसायिक क्षमता का विकास करना ये मुख्य उद्देश्य है। अब विषय की प्रभावशाली प्रविधियों, विधियों का निर्धारण और नए उपागमों का प्रशिक्षण है कि पांडुलिपियों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। जो पांडुलिपि आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आप लोग अगर सुन रहे हैं
तो पांडुलिपि समझते हैं जिसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। हाँ, बहुत बढ़िया सजाया। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है उनको समझना, उनको जानना, कैसे पढ़ना, ब्राह्मी लिपि है कि खरोष्टी लिपि है कि देवनागरी है, अंग्रेजी में है, कन्नड़ में है, तमिल में है, तेलुगु में है, द्रविड़ भाषाएं हैं, अथवा उड़िया है, बंगाली है, गुजराती है। इन सब भाषाओं में जो भाषाकारों ने, साहित्यकारों ने, कृतिकारों ने, रचनाकारों ने जो लिखा, जो मूल रूप से ताड़पत्र आदि पर लिखा जाता था, तो वो कभी कभी लिखतों के शास्त्र भी होते थे, तो उनको ऐसी स्याही से लिखते थे, तो वो पांडुलिपियां कहलाती हैं। और आप आज हम लोग क्योंकि उपकरण बदल गए, साधन बदल गए, समय बदल गए, आजकल हम लोग क्या करते हैं, वॉल पेन का उपयोग करते हैं। इस वॉल पेन से भी हम लिखते हैं, जो हम लिखते चले जाते हैं यही आगे चल करके पांडुलिपि का रूप ले लेती है। चलते हैं, अब हम बात करते हैं भावात्मक उद्देश्य की। ये मैंने ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करी, इसमें ज्ञान पक्ष मुख्य, क्योंकि तीनों उद्देश्यों का एक ही लक्ष्य है, ज्ञान प्राप्त है, लक्ष्य संधान। ज्ञान की प्राप्ति के लिए लक्ष्य का संधान कार्यशाला में किया जाता है, और ये एकलव्य विश्वविद्यालय का एक ध्येय वाक्य भी है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए लक्ष्य का संधान करना। तो ये कार्यशाला के रूप में ये बात मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि मूलभूत उद्देश्य ज्ञान ही है, चाहे वह उद्देश्य ज्ञानात्मक हो, अथवा भावात्मक हो, अथवा मन क्रियात्मक ही क्यों ना हो। इसके पीछे का पक्ष जो होता है वह होता है ज्ञान की प्राप्ति। बस अंतर इतना आ जाता है इसमें कि इनमें किसी किसी में उपकरणों का सहारा ले लिया। अब हम देखते हैं भावात्मक उद्देश्य। इसमें क्या होता है, एक अनुसंधान में विश्वास कर, जो पूर्व अनुसंधान होते उन पर भी हमें बिलीव करना होता है, विश्वास करना होता है, और जो अनुसंधान हम कर रहे हैं उसको भी पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करना होता है। ये भी उसका उद्देश्य होता है। तात्कालिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा कर। अब होता क्या है, देश काल वातावरण परिस्थितियां बदलती चली जाती है, उनके अनुरूप साधन बदलते जाते हैं, साधनों का ज्ञान बदलता चला जाता है। तो जो जो तात्कालिक समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना कार्यशाला का भावात्मक उद्देश्य होता है। अनुसंधान की प्रक्रिया की प्रशंसा करना, जो भी अनुसंधान है उस अनुसंधान की प्रक्रिया की प्रशंसा भी इसमें की जाती है। वर्तमान समस्या के प्रति जागरूक होना। अब तात्कालिक समस्याएं, वर्तमान समस्या, जो वर्तमान में समस्या है वो आने वाली वो, इन सब पर विचार करता है कौन, कार्यशाला वर्कशॉप में विचार किए जाते हैं। मन क्रियात्मक उद्देश्यों की हम बात करें तो अनुसंधान की समस्याओं का चयन और निर्धारण। अब यहाँ पर जब हम समस्या समझ चुके होते हैं तो फिर अनुसंधान की समस्त समस्याओं का चयन इसमें किया जाता है, निर्धारण होता है। अनुसंधान करने की योग्यता का विकास कर सबको के अंदर एक अनुसंधान की शोध शोध की सोच पैदा कर, उत्पन्न कर। इसके बाद उपकरण चयन की आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर, संबंधित साहित्य का संरक्षण कर। जो संबंधित साहित्य है उस संबंधित साहित्य का संरक्षण इसमें किया जाता है। तो संबंधित साहित्य का संरक्षण करना ये मुख्य रूप से क्या होता है, कार्यशाला का उद्देश्य। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कि कौन कौन सी विशेषताएं का कार्यशाला की होती है। तो कार्यशाला की विशेषताओं पे हम अगर चर्चा करें तो इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से प्रक्रिया से अनुसंधानकर्ता नवीन प्रत्ययों या उपागमों से परिचित होता है तथा उसके प्रभाव का अवमूल्यन भी उसमें होता है। शोध के व्यवहारिक उपयोगों की संभावनाओं की तलाश की जाती है। अनुसंधान नवीन उपागमों के सिद्धांतों एवं क्रियात्मक पक्षों का बोध कराता है।
इस प्रकार से इसमें प्रकार से हम अगर समझे इस बात को कि अनुसंधान में जो है ये सामूहिक भावना एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की क्षमताओं के सैद्धांतिक व्यवहारिक पक्षों का बोध कराता है। अनुसंधान संबंधी उच्च ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति भी इस अनुसंधान से प्राप्त होती है मुख्य रूप से। अब हम समझते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसकी अनुसंधान की फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो इस फॉर्मेटिंग को समझने के लिए हमें जानना होगा कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। मुख्य रूप से हमें जाने कि अनुसंधान साधारणतः कार्यशाला आयोजन का समय कम से कम 3 दिन, अधिकतम 10 दिन तक होता है और कार्य इसमें पूरी कार्यशाला में 25 या उससे के समथिंग इसमें प्रतिभागी होना चाहिए। इसको हम अवस्थाओं में से इससे समझ सकते हैं। जैसे प्रथम अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में प्रकरण से संबंधित प्रस्तुतिकरण एवं स्पष्टीकरण होता है। द्वितीय अवस्था की हम बात करें, ये 3 दिन से 1 सप्ताह तक चलती है। समस्त प्रशिक्षणार्थियों को छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपने अपने कार्य निर्धारण की स्वतंत्रता दी जाती है और इस अवस्था के अंतिम चरण में सभी एक साथ मिलते हैं और कार्यों की आख्या प्रस्तुत करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। तीसरी अवस्था की हम अगर बात करें तो यह औपचारिक होती है और इसमें प्रशिक्षणार्थी अपने कार्य क्षेत्रों में अनौपचारिक होती है और इसमें प्रशिक्षणार्थी अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाकर कार्य प्रणाली में सुधार करता है और इस अवस्था को अनुकरण अवस्था भी कहा जा सकता है, जांच करने वाली अवस्था भी कहा जाता है। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं अध्ययन के रूप से हम देखते हैं कि मुख्य रूप से यह कार्यशाला 3 दिन से 10 दिनों तक की होती है। 21 दिन की भी हम कर सकते हैं, विशेष अगर किसी विशेष विषय पर है तो 20-21 दिन की भी कार्यशाला की जा सकती है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन मूलभूत जो आया है वह 3 से 10 दिन के बीच में ही करते हैं। अब हम देखते हैं कि अध्ययन के ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की इससे प्राप्ति होती है। अध्ययन के नवीन उपागमों के सिद्धांत तथा क्रियात्मक पक्षों का बोध होता है। व्यावसायिक क्षमता का विकास इससे होता है और इसके अलावा शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। समूह में कार्य करने तथा सहयोग की भावना का विकास होता है। व्यावसायिक समस्याओं के गहन अध्ययन का इसमें अवसर बहुत मिलता है और समस्या के समाधान तथा व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए विशेष निर्देश इसमें मिलते हैं और नवीन प्रत्यय एवं उपागम से अवगत कराया जाता है और मूल्यांकन की पद्धति इसमें मुख्य होती है। तो हम अगर इसको समझें कि इसकी सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, सीमाओं के विषय में अगर हम कहें तो एक प्रकार से ये सहयोगात्मक कार्यप्रणाली का इसमें अभाव है और ये ज्ञानात्मक कम होकर के व्यवहारिक अर्थात क्रियात्मक अधिक होती है और इस प्रक्रिया में रोचकता का अभाव होता है। कारण क्या होता है कि कंटिन्यू 10 दिन तक, लगातार 10 दिन तक एक ही विषय पर हमें सुनना बहुत मुश्किल होता है। जो कार्यशाला में पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें अरुचि उत्पन्न होने लग जाती है। लेकिन
इसमें मुख्य बात यह है कि अगर शोधार्थी अपने, भले ही वह उसे अरुचि उत्पन्न हो, लेकिन वह बैठ करके उसको सुनता है, जानता है, समझता है, तो उसकी कार्य प्रणाली से भी शोधार्थी कुछ न कुछ सीखता अवश्य है। अब इसके बाद हम करें कि विशिष्ट एवं दक्ष व्यक्तियों का कार्यशाला में अभाव। कई बार देखने में ये आता है कि हम जिन्हें कार्यशाला में आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, कई बार उनकी उपस्थिति नहीं हो पाती है, फिर भी कार्यशाला करनी तो होती ही है। तो फिर हम क्या करते हैं, उनके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को हम बिठा देते हैं, विषय की विशेषज्ञ नहीं भी होती है, उस कंडीशन की बात कर, तो ये उस कंडीशन की बात है, कार्यशाला में दक्ष व्यक्ति का अभाव भी हो जाता है। दूसरी चीज, जांच करने की अवस्था का अभाव पाया जाता है, इसमें कोई जांच वगैरह नहीं होती। इसके अतिरिक्त हम अगर देखें, कार्यशाला का आयोजन अलग अलग स्थानों पर करना, ये भी एक समझ सीमाएं हैं। और विशिष्ट सामग्री का अभाव, कई बार हमें जो विषय होता है उस विषय से संबंधित सामग्री हमें प्राप्त नहीं हो पाती, तो वह विषय की सामग्री का हमें ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमें उसकी विषय की सामग्री, तब तक हम उसको नहीं समझ सकते। अब हम अगर देखें तो कार्यशाला के शिक्षण का क्रम अगर समझे तो सीक्वेंस ऑफ टीचिंग इन वर्कशॉप को अगर हम समझते हैं, तो कार्यशाला में शिक्षण का क्रम जो होता है उसमें प्रकरण पर चर्चा करनी होती है, समस्या का चयन करना होता है, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, पाठ पर आधारित कार्य जो होते हैं, तो उनके विविध तौर तरीकों के प्रयोग का अभ्यास, वास्तविक अनुभवों का आदान प्रदान, सहयोगियों के साथ कार्यों की तैयारी, सामग्री की जांच, परीक्षण, निरीक्षण, निष्कर्ष, पाठ से संबंधित तथ्यों का ज्ञान, उनका विज्ञान करना होगा। तो मुख्य रूप से हम देखें, इसमें प्रकरण है, समस्या का चयन है, प्रस्तुतिकरण है, स्पष्टीकरण है, और पाठ पर आधारित कार्य है, और उन पर आधारित के कार्य के विविध तौर तरीकों के प्रयोग का अभ्यास, वास्तविक अनुभवों का आदान प्रदान, सहयोगियों के साथ कार्यों पर तैयार सामग्री की जांच, परीक्षण, निरीक्षण, निष्कर्ष, ये इसके सीक्वेंस ऑफ टीचिंग इन वर्कशॉप, अर्थात कार्यशाला में शिक्षण का क्रम। हम कार्यशाला के महत्व की बात करते हैं तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण संतुलित विकास करना है। अतः शिक्षक का प्रमुख दायित्व यह है, यह प्रशिक्षणार्थी का मुख्य कार्य यह है, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्कशॉप एंड टीचिंग को अगर हम समझते हैं तो वह विद्यालय में ऐसा वातावरण तैयार करे, कार्यशाला में ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे प्रत्येक बच्चा स्वयं सीखने में रुचि ले और तत्पर रहे। सीखने का ऐसा वातावरण बनाने में कार्यशाला प्रविधि अत्यंत उपयोगी होती है। इसमें वास्तविक परिस्थितियों में छात्र जो होते हैं, शोध छात्र होते हैं, समस्या समाधान का प्रयास करते हैं, स्वयं करते हैं, करते हुए सीखते हैं। सीखने के लिए वह अध्यापक पर निर्भर नहीं रहते और समूह के सदस्यों के साथ मिलजुल करके कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य रूप से हमने कार्यशाला के उस उद्देश्यों को जाना, जो क्षेत्र के महत्व को हमने जाना। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कार्यशाला की हम परिभाषा फिर से देखते हैं अगर, तो पुनः हम इसको एक बार और रिवाइज करते हैं कि कार्यशाला वह प्रविधि है जिसमें शिक्षक, प्रशिक्षक, छात्र वास्तविक रूप से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए अपने व समूह के सदस्यों के अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा किसी विषय की जानकारी प्राप्त करता है। क्योंकि शिक्षक, प्रशिक्षक, छात्र इसमें सक्रिय प्रतिभोग
करता है, अतः प्राप्त ज्ञान स्थायी, विश्वसनीय और उपयोगी होता है। और इस प्रविधि का प्रयोग शिक्षकों छात्रों के क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है और इसमें प्रायोगिक कार्य द्वारा ज्ञान अर्जन को अधिक महत्व दिया जाता है। कार्यशाला किसे कहते हैं? तो कार्यशाला आमने सामने का, एक डॉक्टर प्रीतम सिंह जी हैं, उन्होंने इसको परिभाषित किया है कि कार्यशाला आमने सामने का ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक नजदीक तथा प्रत्यक्ष होती है और यह सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। शैक्षणिक शब्दकोशों की अगर हम बात करें तो कार्यशाला एक शैक्षणिक प्रविधि है जिसमें समान रुचियों और समस्याओं से युक्त व्यक्ति उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ प्रायः आकस्मिक, कहना चाहिए आकस्मिक, असामयिक, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, फिर से सुने। कार्यशाला एक शैक्षिक प्रविधि है जिसमें समान रुचियों और समस्याओं से युक्त व्यक्ति उपयुक्त विशेषज्ञों के साथ प्रायः आवासिक और कई दिवसों की अवधि में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने, समूह अध्ययन के माध्यम से समाधान निकालने के लिए मिलते हैं। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि कार्यशाला एक शैक्षणिक प्रविधि है जिसमें एक सी रुचियों वाले और समान समस्याओं वाले, या यूं कहें एक ही समस्या पर विचार करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों, जो विषय के विशेषज्ञ हैं, जो उस विषय के जानकार हैं, उनके साथ एक स्थान पर रहकर कई दिवसों तक या कई दिवसों की अवधि तक आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करते और सामूहिक अध्ययन के माध्यम से समाधान निकालने के मिलते हैं, वह है कार्यशाला। अगर हम देखें कि अगर उस निष्कर्ष तक अगर हम पहुंचते हैं तो कहा जा सकता है कि कार्यशाला, कार्यगोष्ठी परंपरागत क्रियाकलापों से परे सर्वथा नवीन, रोचक व आनंददायी माहौल प्रस्तुत करती है। ऐसे माहौल में शिक्षक, प्रशिक्षक, छात्र, छात्राएं, शोध छात्र, छात्राएं स्वतंत्र होकर अपनी रुचि से कार्य करते, फलतः उनकी अंतर्निहित क्षमताएं, मानसिक चिंतन अपने वास्तविक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो हम अगर इस चीज को देखें कि जो यह रूप बताया गया है, तो उन रूपों में चाहे वह ज्ञानात्मक उद्देश्य हो, क्रियात्मक उद्देश्य हो अथवा व्यवहारिक उद्देश्य हो, क्योंकि कार्यशाला की हमने उनमें भावात्मक उद्देश्य हो, उनको पढ़ा। इनकी फील्ड की अगर हम बात करते हैं, फील्ड ऑफ वर्कशॉप टेक, तो शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में कार्यशाला प्रविधि बेहद उपयोगी है। इसका उपयोग शिक्षण में व्यापक रूप से, शोध में व्यापक रूप से किया जाता है और इसके क्षेत्र में जैसे कि एक कार्य योजना तैयार करना, शैक्षणिक जगत में अगर हम कार्यशाला करते हैं तो पाठ योजना तैयार करना, क्रियात्मक शोध के लिए का प्रयोग करना, पाठ योजना में प्राप्त उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में लिखना, नवीन प्रकार के की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु विविध प्रकार के कार्य भी करना, ये कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य है। अब हम अगर इसको ऐसे भी समझें कि जैसे कार्यशाला की कार्यविधि को समझें, उनके ऑब्जेक्ट को समझें, तो कुल मिलाकर के आप समझें कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक इन पक्षों की दृष्टि से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो शोध प्रविधियां हैं,
विचार गोष्ठी है, सम्मेलन है, संगोष्ठी है अथवा परिचर्चा आदि का आयोजन किया जाता है। कार्यशाला है क्रियात्मक पक्ष की दृष्टि से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिस प्रशिक्षण शिक्षण प्रविधि का हम प्रयोग करते हैं वह कार्यशाला कहते हैं। क्योंकि कार्यशाला शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग की देन है। अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग की देन है। तो उसके हिसाब से हम करते हैं, समझते हैं कि इसमें सामाजिक नियंत्रण भी होता है और एक अंतः क्रिया भी इसमें मुख्य रूप से रहती है। सहयोग की भावना का विकास कार्यशाला से मिलता है। क्योंकि कार्यशाला में जब एक सी बुद्धि के धारक एक ही समस्या पर विचार करने बैठते हैं तो होता क्या है, हम विषय से विषयांतरित हो जाते हैं हमेशा। क्योंकि हम बैठते किसी एक विषय पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं, लेकिन उस विषय से संबंधित अन्य विषयों का भी समावेशन करने के कारण हम अपने मूल विषय से भटक जाते हैं। लेकिन कार्यशाला में ऐसा नहीं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आप केवल उसी विषय पर चर्चा करें। जो विषय दिया गया है उस विषय पर ही हमें चर्चा करनी होगी और उस विषय के से संबंधित समस्या है, तो समस्या से संबंधित हमें उसके निदान खोजने के लिए बैठना होगा। तो इसमें एक दूसरे के सहयोग की भावना डर एक दूसरे की भावना सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। सृजनशीलता इससे बहुत अधिक होती है। शोधार्थियों की सृजन क्षमता का विकास इससे बहुत अधिक होता है। क्योंकि कार्यशाला में जो विषय विशेषज्ञ आते हैं उन विषय विशेषज्ञों के माध्यम से हमें उन विषयों उस विषय के बारे में गहराई से चिंतन करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे उनके अंदर विशेषज्ञ के व्यक्तित्व को देख करके भी उन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है, जिससे उनकी सृजनशीलता रचनाधर्मिता का विकास शोधार्थी के अंदर होता है। लोकतंत्रात्मकता का विकास भी इससे होता है कार्यशाला से, कि जो लोकतांत्रिक पद्धतियां हैं उन पद्धतियों के अनुरूप हमें किस प्रकार से कार्य करना है यह ज्ञान भी हमें कार्यशाला प्रदान करती है। और सबसे बड़ी चीज हमें विषय विशेषज्ञों के जो शोधार्थी है शोधार्थियों को विषय विशेषज्ञों के अनुभवों से नवीनतम साहित्य से परिचय उनका हो जाता है कि कितने लोगों ने क्या क्या कार्य किए। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमें आगे और करना है। कार्यशाला एक प्रकार से शोधार्थी के जीवन की वह घटना है जिसे मैं मानता हूँ, जो मैंने खुद कार्यशालाओं को अटेंड करके अनुभव लिया। कार्यशाला विद्यार्थी जीवन की शोधार्थी जीवन की वह घटना होती है जो घटना उसकी शोध यात्रा में गति प्रदान करती है। कार्यशाला में हमारे शोध कार्य में गति आ जाती है, एक नवीन दृष्टि का सृजन होता है, नई दृष्टि, नया चिंतन, नए प्रयोग, नई विधियों का ज्ञान हमें उससे होता है। इसलिए शोधार्थी को अपने शोध यात्रा के मध्य में कार्यशाला अवश्य करनी चाहिए। दूसरी चीज, जो सेवारत अध्यापक हैं और जो प्रशिक्षक हैं उनकी व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षमताओं में वृद्धि भी करता है, उनकी स्वयं वृद्धि करता है। और जो शोधार्थी आते हैं, जो सुनते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी एक व्यवसायिक और प्रशासनिक क्षमताओं में कार्यशाला के माध्यम से वृद्धि होती है। दूसरी चीज, जो शोध की यात्रा में जो शोधार्थियों को तात्कालीन समस्याओं का सामना करना होता है, वर्कशॉप उन समस्याओं का निराकरण कर देती है। जो प्राध्यापकों को भी जो समस्याएं आती हैं उससे संबंधित विचार भी होते हैं, शोध यात्रा से संबंधित जो विचार होते हैं या समस्याएं होती हैं, तो वो चिंतन सुन करके एक मोटिवेशन मिलता है, आत्मविश्वास जागता है। तो इस प्रकार से कार्यशाला अटेंड करने से
वर्कशॉप आयोजित करने से आयोजकों को और जो अटेंडर होते हैं उनके लिए भी बहुत लाभ होता है। शोध शिक्षण की प्रभावशाली विधियों और प्रविधियों का निर्धारण भी इस कार्यशाला से मिलता है। विषय से संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाने की क्षमता का विकास भी इसमें होता है। और कार्यशाला से शोधार्थी उन्मुक्त आकाश उन्मुक्त आकाश में शोध के आकाश में वह उड़ान भरता है और अपनी शोध यात्रा को पूर्ण करता है। हम अगर देखें तो कार्यशाला प्रारंभ करने से कार्यशाला के नेता का चयन होता है। नेता से इन द सेंस क्या होता है